ये कहानी है एक मॉडर्न शहर की, जहां नियॉन लाइट्स की चमक के पीछे अंधेरे राज दफन हैं। इस शहर की भीड़ में एक ऐसा चेहरा है जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो असल में कौन है। कबीर, हार्वर्ड से ग्रेजुएट, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन और जर्मन जैसी कई भाषाओं का मास्टर, एक ऐसा फाइटर जिसके हाथों में मौत बसती है। उसके पास वो सब कुछ था जिसे वो दुनिया पर राज कर सकता था। लेकिन उसने क्या चुना? सड़क किनारे धुएं और पसीने के बीच मटन कबाब बेचना। क्यों एक जीनियस आज सड़क का मामूली दुकानदार बनकर जी रहा है? ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ कबीर जानता है। और दूसरी तरफ शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर बैठी है शनाया, एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी की सीईओ, फैशन और बिजनेस की दुनिया की बेताज रानी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने वो हासिल कर लिया जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर है उसका ठंडा बर्ताव, द आइस क्वीन, जिसे पिघलाना नामुमकिन है। कबीर, जो आज़ाद है, बेफिक्र है। शनाया, जो नियमों और अनुशासन में बंधी है। इन दोनों की दुनिया कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। जमीन और आसमान का फर्क था इनमें। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। एक रात, एक तूफानी रात और शराब का नशा। दो अजनबी जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, एक जंगली रात के नशे में सारी हदों को पार कर गए। जब अगली सुबह सूरज निकला तो वो सिर्फ अजनबी नहीं रहे थे, वो बन चुके थे पति और पत्नी। एक कबाब बेचने वाला और देश की सबसे बड़ी फीमेल सीईओ। क्या शनाया कबीर की असली पहचान जान पाएगी? क्या कबीर अपने अतीत के सायों से बच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा जब एक सीक्रेट हस्बैंड और उसकी बॉस वाइफ एक ही छत के नीचे रहेंगे? क्या ये शादी एक सौदा है या बर्बादी की शुरुआत? देखिए इस स्टोरी में। शाम ढल चुकी थी। वेस्ट सिटी की सब्जी मंडी में शोर और धुएं का राज था। गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भीड़-भाड़ ने माहौल को भारी बना रखा था। सड़क पर सड़ी हुई सब्जियां, कीचड़ और गंदा पानी फैला हुआ था। आसमान में धूल की परत जमी थी। ये इलाका इस मॉडर्न शहर का वो हिस्सा था जिसे लोग एक दाग यानी स्टेन समझते थे, जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन इसी गंदगी के बीच एक चौराहे की दीवार से सटा हुआ एक आदमी बड़े सुकून से अपना काम कर रहा था। ये था कबीर। कपड़ों पर तेल और कालिक, सफ़ेद बनियान और पैरों में नीली प्लास्टिक के चप्पल। बाल बिखरे हुए थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उस धूल और पसीने के पीछे एक मजबूत और हैंडसम चेहरा नजर आता। अफसोस, राह चलती लेडीज उसे मुड़कर भी नहीं देखती थीं, क्योंकि आखिरकार वो बस एक मटन कबाब बेचने वाला था। गर्मी बहुत तेज थी। ग्रिलिंग आसान थी पर बेचना मुश्किल। 50 पैसे में 2 कबाब सस्ता था, पर पूरे दिन की कमाई इतनी कम थी कि शायद 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो। मगर कबीर के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। वो अपने स्टूल पर बैठा भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा देख रहा हो। ओए रमेश, 2 दिन का टाइम खत्म हुआ, पैसा निकाल। अचानक शांति भंग हुई। 3 लड़के गुंडों के हुलिये में वहां आ धमके। उनके बीच खड़ा था उनका लीडर, रॉकी भाई। गले में चांदी की चेन, फटी हुई जीन्स और मुंह में सिगरेट। रमेश काका, जो बगल में पकौड़े बेचते थे, डर के मारे कांपने लगे। रॉकी भाई, रमेश काका ने हाथ जोड़ते हुए कहा, रहम करो मालिक, इतनी गर्मी में धंधा बिल्कुल नहीं हुआ, पैसे कहाँ से लाऊं? बकवास बंद कर बुढ़ऊ, रॉकी के चमचे ने धमकाया। अगर रॉकी भाई का हाथ नहीं होता तो तेरी दुकान कब की उजड़ गई होती। रॉकी ने घमंड से अपने बाल सेट किए। आज का हफ्ता तो देना पड़ेगा, प्यार से दे या मार खा के, वरना अभी तेरा ये ठेला पलट दूंगा। रॉकी ने एक कबाब उठाया, 2 बड़े बाइट लिए और बचा हुआ जमीन पर थूक दिया। रमेश काका ने अपनी जेब में रखे कुछ नोटों को कस के पकड़ लिया। ये पैसे उनकी बीवी के इलाज के लिए थे। इन गुंडों पर कैसे लुटा दें? तभी कबीर अपने ठेले से उठा और सीधा रॉकी के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से अपने सारे पैसे निकाले, कुल मिलाकर 100 रुपए भी नहीं होंगे, और रॉकी की तरफ बढ़ा दिए। मेरे पास इतना ही है, रमेश काका को पैसों की सख्त जरूरत है, कुछ तो शर्म करो। रॉकी ने पैसे छीने और हंसा। कबीर बाबू बड़ा हीरो बन रहा है, दूसरों का कर्ज चुका रहा है, पर अपना हफ्ता तो दिया नहीं। कबीर ने माथे पर शिकन लाई। मन ही मन सोचा, ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर गुंडागर्दी में क्यों पड़े हैं? कल दे दूंगा मैं।
कबीर ने बस इतना कहा, ठीक है, मैं कोई जालिम नहीं हूँ, बिजनेस प्रोटेक्ट करता हूँ तो पैसा तो बनता है, कल आऊंगा वसूलने। रॉकी और उसके गुंडे वहां से चलते बने। रमेश काका की आंखें भर आईं। बेटा कबीर, तूने मेरे लिए अपनी कमाई दे दी, तू अभी जवान है, कब तक ये कबाब बेचेगा? न कोई गर्लफ्रेंड न करियर, मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है। कबीर ने बस हल्की सी मुस्कान दी, उसे ये सिंपल लाइफ पसंद थी। रात गहरी हो गई। कबीर अपने छोटे से सस्ते अपार्टमेंट में लौट आया। अंदर घुसते ही उसने कैलेंडर पर तारीख देखी और अचानक चौंका। वो फौरन बाथरूम भागा। 5 मिनट बाद ठंडे पानी से नहाने के बाद वो बाहर निकला। उसका भीगा बदन, पानी की बूंदें और हर एक मसल में छिपी हुई ताकत, वो अब एक साधारण कबाब वाला नहीं लग रहा था। उसने एक पीली शर्ट और लिनन पैंट्स पहनी और निकल पड़ा। वेस्ट रीजन की सबसे पॉश जगह, बार स्ट्रीट। यहाँ हवा में ही नशा था, रंगीन नियॉन लाइट्स, महंगी परफ्यूम्स की महक और हंसी मजाक। कबीर सीधा एक बार के अंदर गया जिसके साइन बोर्ड पर एक लाल गुलाब बना था। अंदर घुसते ही वो काउंटर के कोने में जा बैठा। बारटेंडर राजू उसे देखते ही खिल उठा। कबीर भाई, फाइनली आप आ गए। रोज मैडम कब से आपका वेट कर रही हैं। कबीर ने पानी का गिलास उठाया और मुस्कुराकर पूछा, मैडम नाराज तो नहीं है ना? राजू ने टेबल पर झुकते हुए कहा, अरे भाई आप राज बताओ ना। शहर के बड़े बड़े रईस रोज मैडम के लिए लाइन लगाते हैं, पर वो किसी को लिफ्ट नहीं देती, और आपके लिए वो इंतजार करती हैं। राजू, लगता है आज तेरी नौकरी खतरे में है ना? राजू के होश उड़ गए। वो तुरंत काम में बिजी होने का नाटक करने लगा। कबीर ने इत्मीनान से मुड़कर देखा। वहां रोज खड़ी थीं, एक बेहद खूबसूरत मॉडर्न ड्रेस में जो उनकी खूबसूरती को क़यामत बना रही थी। चेहरा ऐसा जैसे संगमरमर से तराशा गया हो, कंधे पर बिखरे हल्के पर्पल हाइलाइट्स वाले बाल और वो नशीली आंखें, वो वाकई किसी ख्वाब जैसी लग रही थीं। एक तेज मगर मीठी परफ्यूम की खुशबू ने कबीर को घेर लिया। कबीर ने उनकी आंखों ने देखा। वहां कोई डर नहीं था, बस एक गहरा ठहराव था। उसने एक बहुत ही सॉफ्ट और रोमांटिक टोन में कहा, रोज, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। हैप्पी बर्थडे। देखिए अगला एपिसोड। तारीफ सुनकर रोज के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने अपने होंठों को हल्के से काटा, जो किसी गुलाब की पंखुड़ी से कम नहीं लग रहे थे। उसकी आवाज में एक प्यारी सी शिकायत थी, क्या फायदा इतना सुंदर होने का, जब कोई जो खास है वो कभी कभार आता है, और मेरे बर्थडे पर भी इतना लेट। कबीर के सामने वो बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी आंखों में एक नशा था। कबीर के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि ये रास्ता उसके लिए नहीं है। मैं ड्रिंक नहीं करता, और न ही मुझे लड़कियों को खुश करने वाली बातें आती हैं। वैसे भी रोज स्टॉल लगाना होता है, टाइम कहाँ मिलता है। रोज ने उसे घूर कर देखा, जैसे कोई बच्ची रूठ गई हो। ये फालतू बातें मत करो मुझसे। क्या रखा है उस मटन कबाब के स्टॉल में? पूरी जिंदगी भी काम करोगे तो कुछ नहीं कमा पाओगे। अगर पैसा ही कमाना है तो मेरे हाउसकीपर बन जाओ। मैं तुम्हें कबाब बेचने से 100 गुना ज्यादा सैलरी दूंगी। कबीर ने एक फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, रोज, मर्द आमतौर पर हाउसकीपर नहीं बनते। कितनी बार कहा है मुझे रोज बुलाओ? ये मैडम या दीदी लगाना बंद करो। क्या मैं इतनी बुढ़ी लगती हूँ? ठीक है रोज, गलती हो गई, पर मुझे अपनी ये सिंपल लाइफ पसंद है। अभी जॉब चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। रोज हार मानने वालों में से नहीं थी। ठीक है, हाउसकीपर नहीं बनना तो मत बनो, बॉडीगार्ड तो बन सकते हो, या फिर इस बार के मैनेजर बन जाओ। मैं वैसे भी यहाँ कमी आती हूँ। कबीर को उसकी बातों में परवाह साफ महसूस हो रही थी। वो जानता था कि रोज दिल से उसकी फिक्र करती है, लेकिन उसने तय कर रखा था वो इस औरत के ज्यादा करीब नहीं जाएगा। उसका अतीत उसे इसकी इजाजत नहीं देता था। रहने दो रोज, मटन कबाब ठीक है, मार्केट में अच्छे लोग भी मिलते हैं। कबीर ने नजरें झुकाकर पानी का घूंट भरा। रोज ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से में धीरे से बुदबुदाई, ये सब तभी अच्छा लगता अगर तुम मेरे होते। कबीर ने वो बात सुन ली थी, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बार की धीमी रोशनी में भी रोज का चेहरा चमक रहा था। आसपास बैठे लोग चोरी छुपे उसे देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे घूर सके। नए कस्टमर्स जब पूछते कि वो कौन है, तो जवाब मिलता, चुपचाप पियो, मौत को दावत मत दो।
रोज उठकर काउंटर के दूसरी तरफ आई और कबीर के बगल में बैठ गई। उसने विस्की के 2 ग्लास बनाए और कबीर की तरफ बढ़ाया। जिद्दी इंसान, मुझे पता है तुम टफ हो, मेरे साथ काम नहीं करना ठीक है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, क्या मेरे लिए एक ड्रिंक भी नहीं पियोगे? कबीर हिचकिचाया। बात ये नहीं थी कि वो पी नहीं सकता था, बात ये थी कि शराब उसके दिमाग के वो दरवाजे खोल देती थी जिन्हें वो बंद रखना चाहता था। उसके लिए शराब जहर थी। ठीक है, पर सिर्फ 1 ग्लास। कबीर रोज का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। रोज के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। वो मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कबीर का दिल एक पल के लिए थम गया। चीयर्स। कबीर ने एक ही सांस में वो ठंडा लिक्विड गले के नीचे उतार लिया। रोज ने एक हल्की हंसी के साथ अपना शरीर कबीर की तरफ झुकाया। उसका मखमली बदन कबीर के सीने से सटा हुआ था। तुम्हें पता है, 10 साल हो गए मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। ना केक ना पार्टी, बस तुम जैसा एक अनरोमांटिक आदमी मेरे साथ ड्रिंक कर रहा है। और सच कहूं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। कबीर को रोज की नज़दीकी महसूस हो रही थी। उसकी ड्रेस का स्लिट थोड़ा ऊपर था और कबीर की नज़र ना चाहते हुए भी वहां चली गई। एक तेज करंट उसके शरीर में दौड़ा। वो एक मर्द था और रोज कयामत थी। रोज ने कबीर की हालत को भांप लिया। वो उठी और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। लगता है किसी को गर्मी लग रही है? मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। मैं दूसरे गेस्ट्स को देखती हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। रोज बड़े ही एलिगेंट तरीके से वहां से उठी और दूसरे टेबल की तरफ चली गई। कबीर ने राहत की सांस ली। अगर ये पुराना कबीर होता तो शायद रोज को गोद में उठाकर ले जाता और अंजाम की परवाह नहीं करता, लेकिन अब वो बदल चुका था, खासकर रोज के साथ, जो शहर में उसकी पहली दोस्त थी। वो दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने कम पिया था, लेकिन शराब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। पुरानी यादें दस्तक दे रही थीं और रोज की नज़दीकी ने उसके जज्बातों को भड़का दिया था। अब उसे यहाँ से निकलना ही होगा। कबीर ने 1 ग्लास पानी पिया और चुपचाप बार से बाहर निकल गया। जाते वक्त उसे महसूस हुआ कि रोज की नज़रें उसका पीछा कर रही थीं, जिनमें थोड़ी मायूसी थी। बार के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। कबीर ने इधर उधर देखा। बड़े बार्स में जाना उसकी जेब को गवारा नहीं था। उसे अपनी प्यास बुझानी थी, लेकिन सही जगह पर। उसकी नज़र पास के एक छोटे और सस्ते बार पर पड़ी। शायद वहां उसे उसका शिकार मिल जाए। कबीर उस छोटे बार की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि ये एक मामूली रात होगी। लेकिन क्या उसे पता है कि उस बार के अंधेरे कोने में उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही है? देखिए अगला एपिसोड। कबीर जैसे ही उस छोटे से बार के पास पहुंचा, उसे समझ आ गया कि वो सही जगह आया है। बार की धुंधली लाइट्स किसी सपने जैसी लग रही थी। चारों तरफ बस हंसी और मजाक का शोर था। कबीर अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक एक भारी मेकअप वाली लड़की उसके पास आई। हाथ में शराब का ग्लास लिए वो लड़खड़ाती हुई आई और सीधे कबीर के ऊपर गिर पड़ी। हे हैंडसम, क्या मुझे एक ड्रिंक पिलाओगे? उसकी आवाज़ इतनी बनावटी थी कि कबीर को हंसी आ गई। कबीर ने उसे खुद से दूर धकेला। सॉरी, मुझे किसी ड्रंक और सस्ती लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़की का नशा एक झटके में उतर गया। उसने अपना ग्लास जमीन पर दे मारा। तेरी तो, रुक तुझे अभी बताती हूँ। वो गुस्से में पैर पटकती हुई बार के कोने की तरफ बढ़ी। पल भर में उसने 8 हट्टे-कट्टे आदमियों को बुला लिया, सब के सब जिम बॉडी वाले। कबीर ने जैसे ही अपना वोडका का शॉट खत्म किया, उन सब ने उसे घेर लिया। लड़की सबसे आगे खड़े एक गंजे आदमी टाइगर भाई से लिपट गई। टाइगर भाई, इस कमीने ने बदतमीजी की है, इसे जान से मार दो। टाइगर ने अपने 2 चेलों को इशारा किया। वो दोनों एक गंदी हंसी के साथ आगे बढ़े। उन्हें लगा ये काम तो चुटकियों का है। उन्होंने बिना कुछ बोले अपने भारी भरकम घूंसे कबीर की तरफ चला दिए। कबीर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। जैसे ही घूंसे उसके करीब आए, उसने सही वक्त पर अपने दोनों हाथ उठाए। सिर्फ एक हल्की सी टक्कर और दोनों गुंडे जमीन पर गिरे। वो दर्द से तड़प रहे थे, उनके हाथ मुड़ चुके थे। टाइगर का माथा ठनका। उसने नीचे झुककर अपने आदमी का हाथ चेक किया। जैसे ही उसने वो हाथ देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया। वो हाथ पूरी तरह टूट चुका था। बाकी गुंडे आगे बढ़े, लेकिन टाइगर ने उन्हें रोक दिया। बिना कुछ बोले टाइगर कबीर के सामने झुका। बॉस, आप कोई आम आदमी नहीं लगते, हमसे गलती हो गई। इतना कहकर टाइगर ने अपने चेलों को इशारा किया और वहां से निकल गया। वो जानता था उस आदमी ने सिर्फ हथेलियों से हड्डियां तोड़ दी थीं। वो कोई एक्सपर्ट था, पंगा लेना मौत को दावत देना होता।
सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कबीर के घर में आ रही थी। कबीर ने अपनी आंखें खोली। सिर अभी भी थोड़ा भारी था। वो उठने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कोई उसकी सीने से लिपटा हुआ है। कबीर ने नीचे देखा। ये वही लड़की थी जिसे वो कल रात घर लाया था। वो गहरी नींद में थी। उसका एक हाथ कबीर की कमर पर था और सर उसके सीने पर। कंबल के नीचे से उसके कोमल पैर कबीर के पैरों में उलझे हुए थे। उसका चेहरा इतना मासूम और बेदाग लग रहा था कि कबीर बस देखता ही रह गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन ये कुछ अलग थी। शायद टॉप 3 में तो जरूर आएगी। कबीर की नज़र अचानक बेडशीट के किनारे पर पड़ी। वहां खून का एक सूखा हुआ दाग था। कबीर का दिल एक पल के लिए थम गया। उसे लगा था कि ये लड़की शनाया जैसी कोई बोल्ड मॉडर्न लड़की है, लेकिन ये वर्जिन थी। कबीर को अब पूरी कहानी समझ आ रही थी। कल रात टाइगर और उसके गुंडों ने इसे ड्रग दिया होगा। अगर कबीर वहां ना होता तो वो दरिंदे इसका क्या हाल करते। लेकिन अफसोस कबीर खुद नशे में था और अपनी हवस पर काबू नहीं रख पाया। तभी लड़के के शरीर में हरकत हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं। पहले तो वो घबराई हुई लग रही थी, फिर उसने अपना सिर उठाया और कबीर को देखा। धीरे धीरे उसे कल रात की धुंधली यादें वापस आने लगीं। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। कबीर तैयार था। उसे लगा अब ड्रामा होगा, रोना धोना, चिल्लाना या पुलिस की धमकी। और सच कहूं तो कबीर इसके लिए तैयार था। उसने गलती की थी, लेकिन उस लड़की का रिएक्शन कबीर की सोच से बिल्कुल अलग था। वो चुपचाप उठी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कबीर की तरफ देखा भी नहीं। उसके जिस्म पर कल रात के निशान साफ दिख रहे थे। वो बिना किसी शर्म या झिझक के उठी और बेड से नीचे उतर गई। उसकी ये खामोशी कबीर को अंदर से खाए जा रही थी। उसका दम घुट रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, आई एम सॉरी। लड़की कपड़े पहनते हुए एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसने ना तो पीछे मुड़कर देखा और ना ही कुछ कहा। सालों हो गए थे जब कबीर को किसी औरत के साथ सोने के बाद गिल्ट महसूस हुआ हो। आमतौर पर उसके लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन आज इस लड़की की खामोशी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। 5 मिनट के अंदर वो तैयार हो गई। उसने अपने बाल ठीक किए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कबीर ने हार कर पूछा, तुम्हें घर का रास्ता पता है? मैं छोड़ दूं? उसने जवाब नहीं दिया। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। कबीर दरवाजे को देखता रह गया। वो बेड से उठने ही वाला था कि उसके तेज कानों ने कुछ सुना। गलियारे से सिसकने की आवाज़ आ रही थी। वो रो रही थी, लेकिन वो कबीर को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहती थी। कबीर का दिल बैठ गया। वो लड़की अपनी आंसू रोक कर रखी हुई थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो मजबूत दिख सके। कुछ देर बाद कबीर तैयार होकर अपने काम पर निकल गया। मटन कबाब का स्टॉल लगाना था। भले ही इससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन भीड़ भाड़ के बीच रहना उसे पसंद था। रमेश काका, जो पास में ही पकौड़े बेचते थे, कबीर को देखकर मुस्कुराए। अरे कबीर बेटा, आज देर हो गई। कल कोई डेट वेट थी क्या? कबीर ने मन ही मन सोचा। डेट नहीं काका, एक बहुत बड़ी गलती थी। अरे नहीं काका, बस सोता रह गया था। रमेश काका हंसे। वैसे बेटा, मेरी बेटी कोमल इंटर्नशिप करके घर आ गई है। वो और मेरी बीवी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। कबीर ने बात टालते हुए कहा, काका ये सब छोड़ो। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं आपके घर आकर फ्री में खाना खा लूंगा। अरे बिल्कुल, आज रात को ही आ जाओ। कोमल भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती है। कबीर मना नहीं कर पाया। रमेश काका की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। तभी अचानक मार्केट में हलचल हुई। कुछ जाने पहचाने चेहरे वहां दिखाई दिए। वही गुंडे, लेकिन इस बार उनके साथ कोई और भी था। रॉकी भाई खुद वहां मौजूद था और उसकी नज़रें सीधे कबीर और रमेश काका पर टिकी थी। रॉकी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्या कल की बेइज्जती का बदला लेने आए हैं, या फिर मुसीबत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है? देखिए अगला एपिसोड। रॉकी अपने हाथ में चांदी की चेन घुमाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी मुस्कान में न तो गर्मी थी, न ही कोई रहम। कबीर, पैसे तैयार है ना? मेरे लड़के नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि कबीर कुछ बोलता, रमेश काका बीच में आ गए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, फिर भी हिम्मत जुटाकर बोले, रॉकी, ये ज्यादती है। तुम्हारे पिता सेठ जी इस इलाके के मालिक होंगे, पर तुम्हें हफ्ता वसूलने का क्या हक है? उन्होंने खुद कहा है कि छोटे दुकानदारों से पैसे नहीं लेने। रॉकी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसके पिता का नाम सुनते ही उसका ईगो हर्ट हो गया। बुढ़ाऊ, तुझे क्या लगता है मैं अपने बाप के नाम से डर जाऊंगा? वो मेरे बाप हैं, तेरे पोते नहीं। मैं पैसे मांग रहा हूं, यही मेरी शराफत है, वरना। रमेश काका को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि कबीर ने उन्हें पीछे खींच लिया। कबीर ने माथे पर हाथ फेरा, जैसे किसी सिरदर्द से जूझ रहा हो। तुम्हारा नाम?
रॉकी है ना? देखो भाई, मुझे पंगे पसंद नहीं है। आज मेरे पास कैश नहीं है, कुछ दिनों बाद ले लेना, अभी जाओ। रॉकी के पीछे खड़े एक गुंडे ने ठहाका लगाया। रॉकी भाई, ये 2 कॉली का कबाब वाला हमें ऑर्डर दे रहा है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। रॉकी को ऐसा लगा जैसे किसी ने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुनाया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो कबीर की बेरुखी से भड़क गया था। वो कबीर के करीब आया और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, कबीर, अगर दोबारा जुबान खोली तो उसे काट कर फेंक दूंगा। उसकी आवाज में साफ साफ मौत की धमकी थी। कबीर का चेहरा जो अब तक शांत था, अचानक ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई। उसने रॉकी की आंखों में सीधे देखा। तुम्हें पता है, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? क्यों? रॉकी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा है। एक तेज धमाका हुआ। रॉकी का शरीर सीधा सड़क किनारे रखे गार्बेज बिन से जा टकराया। सड़ी हुई सब्जियां, मछली के कांटे और गंदा पानी उसके पूरे शरीर पर फैल गया। कबीर अब वहां खड़ा था जहां एक पल पहले रॉकी था। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींचा। मुझे धमकी से सबसे ज्यादा नफरत है। रॉकी को कुछ समझ नहीं आया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। कूड़े की बदबू ने उसका दिमाग खराब कर दिया। मारो साले को, इसने रॉकी भाई पर हाथ उठाया। बाकी गुंडे पागलों की तरह कबीर पर टूट पड़े। वो ये सोचना भूल गए कि रॉकी जैसा हट्टा कट्टा आदमी एक झटके में कैसे उड़ गया। कबीर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस अपने हाथ चलाए। एक के बाद एक गुंडे हवा में उछले और सड़क पर जा गिरे। किसी का हाथ मुड़ गया था तो किसी का पैर। सीमेंट के फर्श पर गिरने की आवाज़ों के बाद सिर्फ कराहने की आवाज़ें बची थी। रॉकी जो अभी अभी कूड़ेदान से बाहर रेंग रहा था, ये नज़ारा देखकर सन्न रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने पिता के कई ट्रेंड कमांडो देखे थे, लेकिन ऐसी रफ्तार, एक झटके में 6 लोगों को बिल्लियों की तरह फेंक देना, ये आदमी कौन है? कबीर बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रॉकी को लगा जैसे वो किसी भूत को देख रहा है। उसने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। चलो यहाँ से, भागो। रॉकी और उसके लंगड़ाते हुए गुंडे वहां से भाग खड़े हुए। मार्केट के लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन कोई कबीर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें डर था कि कहीं रॉकी का बाप ना आ जाए। रमेश काका की आंखें भटी रह गई। कबीर, बेटा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने जबरदस्त फाइटर हो। तुमने मार्शल आर्ट सीखा है क्या? कबीर बात नहीं बढ़ाना चाहता था। हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन बेटा, रॉकी का बाप बहुत पावरफुल आदमी है, वेस्ट यूनियन सोसाइटी का मेंबर है। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। कबीर हंसा। वेस्ट यूनियन? काका, सिगरेट है? रमेश काका ने बेबसी से एक सस्ती सिगरेट कबीर को दी। तुम तो छोड़ने वाले थे ना? कबीर ने गहरा कश लिया। छोड़ो काका, लोगों को पीटने के बाद तलब लग ही जाती है। कबीर ने मन ही मन सोचा, अगर सिगरेट से मेरा शरीर खराब होता तो वो सारी ट्रेनिंग बेकार थी। उसने नहीं सोचा था कि रॉकी का कनेक्शन इतना बड़ा निकलेगा। वो शनाया से दूर रहना चाहता था ताकि इन पंगों में ना पड़े, लेकिन किस्मत उसे वहीं खींच लाई। दोनों फिर से अपने काम में लग गए। कबीर मटन कबाब गरम करने लगा। वो आसपास देखकर मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। 2 हवलदार और एक सफ़ेद शर्ट वाला पुलिस अफसर गाड़ी से उतरे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी। वो सीधे कबीर की तरफ आए। लीडिंग अफसर ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम ही कबीर हो? क्या पुलिस रॉकी की शिकायत पर आई है, या कबीर का कोई पुराना राज अब खुलने वाला है जो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा? देखिए अगला एपिसोड।